हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ITI चैनल में। एक बार हम फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं इसी चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि CBT एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है उसमें, और आप लोग अभी तक CBT एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं। उससे रिलेटेड जो भी CBT एग्जाम में फिटर्स ट्रेड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, खास करके निम्न पैटर्न से, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करवाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि हम एक दिन में 2 से 3 वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय का अभाव है। 10 से 15 दिनों में आपका ऑनलाइन या CBT एग्जाम होना है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित आने वाले हैं, फिटर ट्रेड से संबंधित, आप उसको कैसे तैयार कर पाएंगे, कौन से क्वेश्चन और किस पैटर्न पर आएंगे, इस वीडियो में पहले से ही बताया जा रहा है। एक बार फिर इसी की चर्चा की जा रही है। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखा था, 51 से 80 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, 81 से 110 तक का वीडियो इसमें बनाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है इस वीडियो में, इसलिए आप इस क्वेश्चन पर या इस वीडियो पर बने रहिए। इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, याद करिए, क्योंकि ये CBT एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो पहली चीज ये देखिए कि ब्लेड क्या होता है। ब्लेड तो बहुत सारे होते हैं, अभी आप लोगों ने सेविंग करने वाला ब्लेड भी देखा होगा, ठीक है, और बहुत सारे ब्लेड होते हैं ऑपरेशन करने में जो मेडिकल में किट में यूज होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखना क्या है कि ब्लेड जो होता है कुछ इस तरह का होता है। पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये ब्लेड आप लोगों ने देखा होगा, इस ब्लेड का नाम भी जानते होंगे, इसे हेक्सा ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्सा ब्लेड कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस हेक्सा ब्लेड में ये पूछा जा रहा है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस मटेरियल, पीतल और कास्ट आयरन के मटेरियल को काटने के लिए किया जाता है। देखिए ब्लेड होता है तो उसमें दांते होते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये दो, एक दांते हो गए, दूसरा दांता होगा, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। इसको पिच कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ब्लेड बहुत सारे होते हैं, इसमें अलग अलग दांतों को अलग अलग साइज में, अलग अलग पिच के साइजों में बनाया जाता है, अलग अलग मटेरियल के लिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किस पिच वाले ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो चीज ध्यान दीजिए, ये सब हार्ड मटेरियल होते हैं, कठोर मटेरियल होते हैं, इसलिए इसमें बड़े दांतों की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज का विशेषता ध्यान दीजिए, इसलिए इसमें जो पिच के दांते होंगे वो अधिक होंगे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो 1.80 मिलीमीटर है। क्या है? 1.80 मिलीमीटर, ठीक है। इतने पिच के दांते अगर ब्लेड में है तो आप इस मटेरियल को आसानी से काट सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आप ही के लिए बनाया गया है, और खासकर CBT एग्जाम को देखते हुए अगर आप ये सब क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसमें जरूर सक्सेस होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पर बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि छेनी का क्लियरेंस कोड बहुत अधिक हो तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो ये है कि छेनी को चीजल कहा जाता है, ठीक है। क्लियरेंस कोड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एंगल पर छेनी को लगाते हैं तो दो एंगल उस पर काम करते हैं, एक रैक एंगल, एक क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो जो क्लियरेंस एंगल का मतलब होता है जो दोनों के बीच के गैप को, जिससे आसानी से छेनी उस मटेरियल में घुस जाए और कट के निकलने के बाद हमारा छेनी उसमें फंसे ना। तो यही पूछा जा रहा है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोड बहुत अधिक हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा सतह पर गड्ढा कर देगी। मतलब ये है कि वह जब क्लियरेंस कोड अधिक कर देंगे तो छेनी क्या करेगी, उसमें अधिक घुस जाएगी, जिससे
मटेरियल अधिक कटेगा या उसका पॉइंट मुड़ने का समस्या बढ़ जाएगी और उसके कारण उस पदार्थ या जॉब पर या मटेरियल पर गड्ढा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी चीजें का प्रयोग उसके क्लियरेंस कोड के अनुसार ही किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए आप पहले तो ये जानिए कि रिवेटिंग क्या होता है। मान लीजिए एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट ये है, बी वाला पार्ट ये है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, इसमें एक होल कर देते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब ये बी वाले पार्ट और ए वाले पार्ट को एक दूसरे पर चढ़ा लेते हैं और होल कर लेते हैं। उस होल में क्या करते हैं, एक रिवेट को डालते हैं। रिवेट इस प्रकार का कुछ होता है, आपने देखा होगा, प्रयोग भी किया होगा वर्कशॉप में। देख लीजिए इसको फिगर के माध्यम से, इससे ज्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। इस रिवेट को क्या करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं और ये हेड वाले भाग को क्या करते हैं, पार्ट से चिपका देते हैं। जो नीचे का टेल वाला भाग होता है, क्या होता है, टेल वाला भाग जो होता है नीचे होता है, उसको हैमर द्वारा क्या करते हैं, इस पर चोट मारते हैं। क्या करते हैं, इस पर चोट मारते हैं, जिससे इसके दूसरे टेल वाले भाग को हेड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, हेड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बॉल पिन हैमर द्वारा किसी भी रिवेट के टेल को पीट के उसके दूसरे हेड के रूप में उसमें परिवर्तन लाया जाता है। यह क्रिया जो होती है रिवेटिंग कहलाती है और यह प्रक्रिया जिस हैमर द्वारा की जाती है वो कौन सी है, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर कैसा होता है बच्चों, देख लीजिए कि बॉल पिन, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बॉल पिन का मैंने फिगर बनाया था, तो ये देख लीजिए, ये फिगर होता है इसका, ठीक है। ये नीचे फेस हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोल, ठीक। अगर ये बाल की तरह है, जिसको पिन कहा जाता है, पिन का आकृति कैसा हो, बाल की तरह हो, चपटा हो, फेस हो, तो जिस आकृति का होगा उसी के आधार पर उसका हैमर का नामकरण भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि रिवेटिंग, किसी रिवेट के हेड को बनाते समय या रिवेटिंग करते समय किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर, यही है कि इसका आंसर सही होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 84 चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब देखिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, जिसे कटिंग स्पीड की इकाई क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख भी रहे होंगे कि पूछ रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में, ड्रिलिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी पार्ट में होल कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन द्वारा, ड्रिल मशीन द्वारा किसी पार्ट में होल कर रहे हैं। ये क्या है, आपका होल है, ठीक है। अब इसमें से ड्रिल बिट ऊपर से चला आ रहा है मशीनों द्वारा, ठीक है। तो अब हम किसी पार्ट में अगर होल करते हैं तो होल करने या काटने की गति की इकाई क्या है। अगर ये किस गति से इसमें होल कर रहा है उसका इकाई या मात्रा क्या है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, उसी तरह आप ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की इकाई क्या है, इसका भी कुछ न कुछ मात्रा या यूनिट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, मीटर प्रति मिनट। क्या है, मीटर प्रति मिनट। एक मिनट में कितना मीटर वो जाता है, ठीक है, यही इसके काटने की गति होती है, ठीक। ये हम लोग देखते हैं इसका मानक या मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति मिनट है। इसका राइट आंसर ये है। इसके पहले क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें फीट वाले में क्वेश्चन में ये वाला आंसर सही था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि मीटर प्रति मिनट ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप इसको देखिए। पूछा जा रहा है कि ये क्या है। पहले तो बच्चों आपको एक चीज बता दें, पिछले वाले क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन आया था और इस वाले भाग को पूछा जा रहा था कि ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो बिंदु कोण कहा जाता है। पिछले वाले भाग में हम बता चुके हैं। और यह ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट टूल है। क्या है, ड्रिल बिट टूल, जिसके माध्यम से किसी भी जॉब में आसानी से होल या छिद्र
करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ड्रिल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब देखिए वही चीजें सेम है, बस यहाँ पर जो चीज पूछा जा रहा था उसको हटा के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है या चेंज कर दिया गया। अब इस वाले भाग को पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। अब इसको देखिए और सोचिए कि ये, अब तो सर ने वहां बताया था कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कोण कहते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर इस वाले भाग को पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज बता दें कि इस वाले भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, लिप। ये ड्रिल बिट का लिप होता है जिसके माध्यम से कटिंग होती है। क्या होती है, कटिंग होती है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस ड्रिल बिट पर हम कोई वीडियो बनाए, आप तक पहुंचाए, तो आप उसमें कमेंट में बताइए हमें कि हाँ सर मुझे इस पार्ट पर ही पूरे एक वीडियो की जरूरत है, तो हम आपको वो चीजें भी प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया। ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। पहली बात तो ड्रिल मशीन आप लोगों को अभी तक देखा नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, ये ड्रिल मशीन का फिगर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, देखिए ये वाला भाग क्या होता है, चक होता है। ठीक है, ये हैंडल होता है जिसके माध्यम से आप गति या फीड देते हैं। इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा चक या स्पिंडल नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये हमारा बेड है जिस पर किसी जॉब को रखा जाता है या पकड़ा जाता है। ये हमारा बेस है, क्या है, बेस। ये सॉरी ये पिलर है, क्या है, पिलर। आपका ये मोटर हो गया। ठीक है, तो ये सब इसमें पार्ट होते हैं जिसके माध्यम से किसी भी जॉब में आसानी से छेद किया जा सकता है। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित है, चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए इस वाले भाग का नाम पूछा जा रहा है, तो इस वाले भाग का नाम हम आपको बता दें, इसको ड्रिल चक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिसमें ड्रिल बिट या पिछले वाले क्वेश्चन में जो टूल था उसको इसमें पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, ड्रिल चक। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रेड या चूड़ी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्रेड के बारे में। ठीक है, थ्रेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, सॉरी पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया था। देखिए थ्रेड कैसा होता है, पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, इस तरह का एक जॉब है कोई, जिस पर ठीक है, तो जो इंटरनल थ्रेड होता है उसको माइनर डाया कहते हैं, और जो बाहरी का पूरा पूरा व्यास होता है उसको मेजर डाया कहते हैं। ठीक है, ये थ्रेड का एक भाग होता है जिसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है थ्रेड का माइनर व्यास क्या है, तो थ्रेड का माइनर व्यास का मतलब आंतरिक चूड़ियां इस तरह होती हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे भी होगा। ठीक है, तो जो ये वाली और ये वाली दूरी होती है इसको माइनर डाया कहते हैं। अब इसी का व्यास पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है माइनर डाया का वो होता है मेजर डाया। जो पूरा डाया होता है, ये ऊपर वाले ये वाले भाग से और ये वाले भाग से जो पूरा डाया होता है, ठीक है, के माइनस 2 गुणे डेप्थ, मतलब उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ये हो गया, हिंदी में इसको कहेंगे माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे गहराई, इसका राइट आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये आपको आंसर इसका आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिलेटेड आने लगे, फिर से वही रिपीट होने लगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। तो देखिए ये पहली बात तो सभी बच्चे ये बताएंगे हमको कि ये है क्या। हम 2 सेकंड का समय देते हैं अपने वीडियो में, आप तुरंत हमें कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए आप इसको। चलिए बहुत अच्छे चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये क्या है, माइक्रोमीटर है बच्चा।
कितने से कितने साइज का है, 0 से 25 मिलीमीटर, मतलब कि इसमें 25 मिलीमीटर से ज़्यादा क्या माप नहीं लिया जा सकता है। यह ऐसा माइक्रोमीटर है जिसके माध्यम से हम सिर्फ 25 मिलीमीटर तक अधिकतम जाप की साइज को माप सकते हैं। अब इसमें कुछ देखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं दिया गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, इसमें यही पूछा जा रहा है कि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है। ठीक है, तो इस वाले भाग को आप जानते होंगे क्या कहा जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फिगर बना के बताया था, एक पार्ट के बारे में बताया था। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए इसको कि इसको क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, स्पिंडल छती, स्लीप, थिम्बल, स्पिंडल लॉक। तो स्पिंडल लॉक देखिए यहाँ पर होता है, जिससे ये स्पिंडल को लॉक किया जाता है, ये एनविल होता है। ठीक है, ये रैचेट एंड रैचेट स्टॉपर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका थिम्बल होता है बच्चा, जिसको घुमाने से ये क्या करता है, रोटेट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं। जो इसके अंदर एक नट बोल्ट लगा होता है, जिससे स्पिंडल आगे पीछे होता है, यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ये एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ये सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, और ये अलग अलग साइजों में होते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह के। ये ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों में होते हैं। तो ये mm है, तो ये मीट्रिक प्रणाली में है। इसका माप जो इसमें लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा, मीट्रिक प्रणाली में लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अब वही सेम चीजें आ गई। माइक्रोमीटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में, अगर आपने माइक्रोमीटर अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप 10 से 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। पिछले भी एक रीडिंग से संबंधित हमने एक क्वेश्चन को आपको करवाया था, हल कराया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। पहली बात ये है कि देखिए 50 से 75 है, इसका मतलब 50 तो इस जीरो के पहले 50 तो पहले से ही है। ठीक, अब जितना आगे जाएगा 75 तक अधिकतम मिलीमीटर तक इससे माप ले सकते हैं। तो 0 से 10 तो ऐसे ही हो गया, तो 60 तो हमारा क्या मेन रीडिंग हो जाएगा। मेन स्केल पर कितना हो जाएगा, 60 प्लस। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अब कितना होगा, 60 के बाद देखिए इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, हम लोग घुमाएंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि कितना घूम रहा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ये वाला भाग होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो हम आपको इसका सलूशन बताएंगे, इसलिए हम सलूशन नहीं बता रहे कि इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर मैच करती है। जो लाइन जहाँ पर मैच करती है उसका इसके अल्पतमांक से गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाता है। तो सेम चीजें, उसमें कोई अंतर या डिफरेंस नहीं होता है। तो ये देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका पूरा सलूशन नहीं करके दिखाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो में कौन हमको जवाब देता है या इसका सलूशन करके बताता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सलूशन करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन, या इसको सीरियल्स अगर करेंगे हर वीडियो से जोड़ के देखेंगे तो ये 90वां क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि आपको 90 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको सीबीटी एग्जाम में आना है ये आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। इसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इस पूरे 90 से 90 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे। चलिए आगे जो जितने क्वेश्चन आएंगे ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन आपको थियरी से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप हम आगे बढ़ते हैं। x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए फिर वही है कि एक फिगर दिया गया है जिसमें x को दर्शाया गया और उसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए x कहाँ पर है, ये है। ठीक, अब इस x का नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें कि यह जो होता है इस x वाले भाग को, इसको फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, इसका राइट आंसर ये होगा। पहले तो ये देख लीजिए, इसका प्रयोग आपने देखा है कहाँ पर करते हैं, जाप पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ऑफसेट स्क्राइबर है। क्या है, ऑफसेट स्क्राइबर है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर ये काम करता है। किसके पर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का सिद्धांत पर काम करता है। सेम जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, सेम उसी के पैटर्न पर या सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए बस इसके माध्यम से किसी जॉब पर आसानी से मार्किंग कर लेते हैं और हमें बार बार या सेंटर निकालने की आवश्यकता नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इस वाले भाग को पूछा जा रहा है तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके वर्नियर हाइट गेज में, इसको वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्नियर हाइट गेज कहते हैं।
VHG। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला भाग है इससे हम लोग क्या करते हैं, इस वर्नियर हाइट गेज में कोई त्रुटि होती है तो उसको इससे एडजस्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड, जिसके माध्यम से आसानी से जाब पर कोई मार्किंग कर सकते हैं, कोई त्रुटि को दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वॉइस का नाम देखिए, वॉइस वाला क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, आया था ना बच्चों। हाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि वॉइस बहुत प्रकार के होते हैं। ये वॉइस तो बहुत साधारण वॉइस है, आपने देखा होगा, लेकिन सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये क्वेश्चन में आपको मिल गया। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं क्या खास है। ये देखिए, सबसे पहले कि ये वाला जो भाग है यही इसमें एक अलग है, ये वाले भाग क्या है इसमें अलग है। इसको ध्यान से देखिए, हम इसको मार्किंग इसका इरेज कर देते हैं तब आपको दिखाई देगा शायद। देखिए आपको दिख रहा है एक ये पिन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला भाग में एक पिन की तरह दिख रहा है जो ऊपर इससे लगा हुआ है, लेकिन ये पहले तो आप बेंच वाइज की तरह ही देख रहे होंगे। ठीक है तो बेंच वाइज, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेंच वाइज में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कि होता क्या है कि आप इसको घुमाते हैं तो ये खुलता है या कसता है, क्योंकि ये फिक्स जा है और यह मूवेबल जा है, मतलब कि स्थिर जबड़ा ये है और चलित जबड़ा ये वाला भाग है। तो जब इसको घुमाते हैं तो ये आसानी से आगे पीछे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जाब को लगाने में, खोलने कसने में बहुत ही मेहनत होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यही एक अलग चीज है, ये वाला भाग, जिससे क्या करते हैं हम लोग, इस पिन को खींचने से आसानी से ये फ्री हो जाता है और इसको आगे पीछे कहीं पर भी आसानी से सेट कर देते हैं, पिन लगा देते हैं, फिर इसके माध्यम से उसको टाइट कर लेते हैं। तो इसमें आपको न खोलने और कसने में कोई की परेशानी नहीं आती, इसलिए इसको कहा जाता है क्विक रिलीजिंग वॉइस। क्या कहा जाता है, क्विक रिलीज। इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बेंच वाइस में बहुत सारे होते हैं, तो इस वाले पार्ट को देख के आप समझ जाएंगे कि कुछ अलग प्रकार का बेंच वाइस है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस पिन को जैसे ही खींचते हैं ये फ्री हो जाता है, ये जबड़ा वाला भाग क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिससे आसानी से किसी पोजीशन पर सेट कर लेते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत या एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए फाइल, फिर वही चीजें आने लगी, रिपीट होने लगा। तो फाइल के बारे में हमने बताया था आपको कि ये हैंडल होता है, ये क्या होता है, शोल्डर होता है, ये इसके अंदर जो गया हुआ है हैंडल का वो नुकीला होता है वो भाग, इसको टैंग कहा जाता है, इसको फेरुल कहा जाता है, इसको फेस कहा जाता है। ठीक है, इसको टिप कहा जाता है, और ये वाला भाग जो होता है वो एज होता है। क्या होता है, एज होता है। लेकिन एज भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर इस पे दांते कटे होते, क्या होते हैं, इस प्रकार के दांते कटे होते तो ये एज ही होता है। लेकिन अगर इस पे कोई दाता नहीं कटा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, अभी आपको थोड़ा मार्क हटा के दिखाते हैं। देखिए इसमें कोई दाता कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर फेस पे तो कटा है, लेकिन अगर इधर दाता नहीं कटा हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ इस क्वेश्चन में घुमाया गया है और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए हम आपको बता दें कि इसका जो ये वाला भाग जो पूछा जा रहा है, एक्स का नाम पूछा जा रहा है, इसका सही नाम या सही आंसर जो है वो सेफ एज है। मतलब कि इस भाग वाले भाग से जाब का एक भाग सुरक्षित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेफ एज फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेफ एज फाइल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो पहले ये देखिए एकदम बेसिक सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप लोगों ने किया होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं। ये देखिए आपका एक जॉब है, इसको क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं। बच्चा ध्यान दीजिए, इसको ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक स्टॉक होता है ये वाला भाग, और इसको ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, ये जॉब पर ब्लेड के माध्यम से क्या चेक किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं चेक किया जा रहा है जिससे आपको परेशानी हो या कोई मान नहीं निकाला जा रहा है। बस सिर्फ तुलनात्मक विधि द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलनात्मक विधि द्वारा इस पर समतलता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या है हमारा, अगर ये प्लेन है, अगर ब्लेड हमारा प्लेन या पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये जॉब का जो सरफेस है वो भी समतल और समांतर है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे के प्रति हम लोग तुलना कर रहे हैं, लेकिन जांच किसकी कर रहे हैं, समतलता की जांच कर रहे हैं जॉब पे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ठीक, तो पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर
लगाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि मीडिया भी, मार्किंग मीडिया बहुत सारे होते हैं। पहले भी इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था कि जहरीला कॉपर सल्फेट, ठीक है, मशीनों पर सेलुलोज लेकर, ये सब व्हाइट वाश का प्रयोग साधारण जॉब पर मार्किंग मीडिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चाक पाउडर इत्यादि, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग। रफ फोर्जिंग का मतलब ये है कि जो घर्षण युक्त या खुरदुरा, ठीक है, खुरदुरा कोई अगर जाब है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग या गर्म करने वाली विधि पर यूज कर रहे हैं, या उस पर कोई प्रोसेस कर रहा है, तो उस पर कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे। या कास्टिंग भी क्या होता है, ढलाई मेथड होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये गर्म भट्टियों में यूज किया जाता है या बनाया जाता है, तो मार्किंग मीडिया कौन सी यूज करेंगे। तो आपको इसका आंसर बता दें कि पर्सियन ब्लू जो होता है, इसका यूज करने से मार्किंग मीडिया क्या होता है, उस जाब के सरफेस से खराब नहीं होता है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, और इस पर आप कोई भी मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। पर्सियन ब्लू, अगर कोई और मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं तो गर्म, फोर्जिंग का मतलब होता है गर्म क्रियाएं करना, उस पर गर्म करके। कास्टिंग का मतलब होता है जब गर्म होगा तभी ढलाई होगी, तो उस माध्यम से अगर हम लोग कोई चीजें कोई पार्ट या जॉब तैयार कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा कि मीडिया या मार्किंग मीडिया हमारी खराब हो जाएगी, मिट जाएगी। इसलिए जो हमारा नहीं मिटने वाला है वो पर्सियन ब्लू है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पर्सियन ब्लू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात एक चीज याद रखिए कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा हिंदी आपको टफ लग रहा होगा। विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पन डिवाइडर पॉइंट, ठीक है, डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश से आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है, टेक्निकल में इंग्लिश जितनी आसान होती है उतनी हिंदी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयल स्टोन। आयल स्टोन आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कोई बढ़ई होता है और क्या करता है कि अपना रंदा मारने वाला जो उनका मिलसा होता है उससे रंदा मारता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं वो खराब होने पर उसके दांते या पॉइंट या धार उसके खत्म हो जाने के बाद उसको क्या करता है, वो निकालता है और एक पत्थर पर आपको देखा होगा पानी डाल के धीरे धीरे रगड़ता है। या रुखानी, ठीक है, फर्मा चीजल जिसे कहा जाता है, उसको भी देखे होंगे। खराब होने के बाद क्या करते हैं, हर कारीगर एक पत्थर को रखता है और उस पर पानी डालकर एक फोड़ के माध्यम से उसको क्या करता है, बराबर धीरे धीरे गति देके उस पर घिसता है, तो उसके धार को तेज करता है। तो आयल स्टोन जो पत्थर यूज किया जाता है वही क्या होता है, आयल स्टोन होता है। इसके माध्यम से ऐसे टूल के पॉइंट को तेज किया जाता है या धार लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है। बेवल प्रोटेक्टर अभी आप पहले भी देख चुके होंगे कि बेवल प्रोटेक्टर कैसा होगा। एक फिगर में जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया गया होगा कि बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा जा रहा था कि क्या क्या कौन सा पार्ट का एक्स वाले भाग का क्या नाम है। तो इसमें बेवल प्रोटेक्टर को फिगर को बनाने की आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में आ गया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा बेवल प्रोटेक्टर एक्चुअल में होता कैसा है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है। पहली बात तो ये थी कि उसमें कुछ रीडिंग का भी आपने क्वेश्चन हल किया था, ठीक है, कुछ पार्ट के भी, लेकिन असल में इसका एक्चुअल प्रयोग कहाँ किया जाता है, सही में प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसका प्रयोग शुद्धतम रूप में कोण को मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, शुद्धतम रूप में कोण को मापने के लिए किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। तो बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अभी देखिए जस्ट पिछले 95 वाले क्वेश्चन में एक हमने ऐसे एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये क्या है, आपका एक तरह से रंदा मारने वाली मशीन है, आजकल हाईटेक चल रही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो ब्लेड लगे होते हैं उसके धार को तेज करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। देखा होगा अभी पिछले जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले हमने उसमें बताया था। ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसको ध्यान से देखिएगा। जब पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होता, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आंसर या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जब मिस होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे अपने से। तो इसमें क्या दिखाएगा, दिखाई गई फाइल का नाम दे। ठीक है, तो दिखाई गई फाइल का नाम दे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यह फाइल क्या होती है, तो इसको कहा जाता है टिंकर फाइल। क्या कहा जाता है बच्चा, टिंकर फाइल। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कोई और विशेष चीज नहीं है, इस ये एक रंदा मशीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल प्रयोग किया गया है इसको कहा जाता है टिंकर फाइल। क्या कहा जाता है, टिंकर फाइल। इसका राइट आंसर जो होगा ये बी वाला होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़िए, इसको याद करिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने सीबीटी एग्जाम में आसानी से 90+ स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं, 10 से 15 दिन बचे हुए आपके लिए। आप फिटर से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें आप कहिए, बताइए, अपना सजेशन दीजिए, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे सीबीटी एग्जाम में पास हो। तो ये फिटर ट्रेड से संबंधित है। यह फिटर ट्रेड के पूरे सब्जेक्ट में, पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं और फिल्टर करके जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको इसमें बताया जा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अभी इसके पहले वाइस के बारे में बताया गया था। एक पिन वाइस आपको दिखाया गया था, बेंच वाइस दिखाया गया था, हैंड वाइस दिखाया गया था एक दो वीडियो में। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खोखली बेलनाकार मतलब कि समझ रहे हैं, एक पाइप है, पाइप को देखा है, इस तरह का हो गया। ठीक, ये पाइप इस तरह का होता है, लेकिन अगर इसको ऐसे यहाँ से करते बच्चा तो ये क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, हालो पाइप हो जाएगी। को पकड़ने के लिए अब इस पे कोई अगर प्रोसेस या क्रिया करनी है, ठीक है, मान लीजिए इस पे हम चूड़ी बनाते हैं, जैसे नल का पाइप होता है उसके बाहर थ्रेड बनाते हैं ना, इस वाले भाग का पूरा, जिस पे सॉकेट या टोटी वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं। तो हम उस क्रिया को करने के लिए हमको इसको पकड़ना होगा या होल्ड करना होगा, स्थिर करना होगा। तो इसको, इस जाप को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस वाइस का प्रयोग करते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, पाइप वाइस। इसमें कुछ करना ही नहीं है, खोखली पाइप का मतलब ही होता है पाइप है, तो ये पाइप वाइस में पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। इसके पहले देखिए शुरू में क्वेश्चन क्या आया था कि सेम ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें भी यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अलग है। वहाँ पर पीतल, कास्ट आयरन एक्सेट्रा की मटेरियल को काटने के लिए किस पिच वाले ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड आपने देखा ही है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे दांते होते हैं, ठीक है, यहाँ होल होता है, इसको हेक्सा फ्रेम में लगा दिया जाता है, लगाया जाता है ना बच्चा, इस तरह इस पे हैंडल होता है। ठीक है, अब इसको प्रयोग करते समय हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें पूछ रहा है कि कंड्यूट पाइप देखा है कैसा होता है। कंड्यूट पाइप अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए उसको, जो वायरिंग में प्रयोग होने वाली पाइपें होती हैं उसे कंड्यूट पाइप कहा जाता है। या पतली ट्यूब, हल्की ट्यूब को काटने के लिए या बेलनाकार ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा के ब्लेड का जो पिच होता है वो कितना होना चाहिए, बहुत कम। क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्की है, तो दांते जितने छोटे होंगे वो आसानी से काट लेंगे, किसी प्रकार की परेशानी। अगर दांते बड़े होंगे, मटेरियल पतला है काटने वाला या कटने वाला सॉरी, तो क्या होगा, दांते उसमें फंसेंगे, जिसकी वजह से दांते टूट सकते हैं या वो सही फिनिश माध्यम से जाप नहीं कटेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 0.8 मिलीमीटर होगा। क्या होगा, 0.8 मिलीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न
विभिन्न प्रोफाइल को, मतलब कि अलग अलग प्रोफाइल का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? देखिए हम समझाते हैं। विच मेटल कटिंग सा इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, मतलब ये है कि मान लीजिए ये अलग अलग ये वाला भाग जो होता है ये प्रोफाइल होता है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, इसको काटने के लिए किस धातु वाली सा का, सा मतलब होता है कि आरी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बता दें, काउंटर बैंड सा जो होता है टूल होता है, उसके माध्यम से विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए धातु वाली सा का यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो अलग अलग प्रकार की प्रोफाइल होंगी उसको काटने के लिए, ठीक है, कौन से सा का प्रयोग करेंगे, कंटूर बैंड सा का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ठीक है, तो आपको एक चीज बता दें कि फाइल वाली सरफेस पर, ठीक है, मान लीजिए फाइल की हुई कोई सरफेस है पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई जाब है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके सरफेस पर फाइलिंग कर दिए, घिस दिए रेती द्वारा, ठीक है, फाइल द्वारा, तो क्या होता है उस पर कभी भी देखोगे आपको लंबा लंबा ऐसा खिंचा हुआ निशान दिखाई देगा और हल्के बर्स के रूप में चिप्स दिखाई देंगे, बहुत महीन कणों में पतले पतले। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण, ये जो चीजें लाइनिंग बनती है, ये जो बर्स रह जाते हैं बहुत महीन पतले पतले, इनका कारण क्या है? ठीक है, तो आपको एक चीज बता दें कि इसका जो मेन कारण है वो पिनिंग है। क्या है पिनिंग? पिनिंग क्या होता है अब ये भी बता देते हैं। मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है, इसी से हम लोग फाइलिंग करते हैं, इस तरह के फाइल होता है ना। ठीक, ये देखिए हैंडल हो गया। ठीक, अब ये इस पे जो दांते कटे होते हैं, इनके बीच में एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी भी होती है, फिक्स होती है, सभी का बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इसके द्वारा जब इसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, फाइलिंग करते समय चिप्स को सफाई नहीं करते और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें चिप्स भर जाता है और उसके माध्यम से इस पर स्क्रैच आने लगते हैं और पिनिंग का मतलब होता है कि उसी कारण की या टे टे की आवाज भी वर्कशॉप में आने लगती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए, फाइल का प्रयोग करते समय बीच बीच में उसको साफ भी करना अनिवार्य है। ठीक है, तार वाले ब्रश से उसको साफ किया जाता है, उसके दांतों को बस एक तरफ, जिससे वो आसानी से उसमें से फंसे हुए बुरादे को निकाला जाए और हमारा जो फाइलिंग करने वाली सरफेस है, फाइलिंग होने वाली सरफेस है, वो बहुत स्मूथ और चिकना रहे और उस पर कोई चिप्स या बर्स नहीं रह जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पिनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस छेनी का नाम क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक बताया गया था कि चैन, वीडियो में जाइएगा पिछले, जस्ट इसके पिछले वाले बेसिक फिटिंग के पार्ट 2 वाले में जाइएगा और उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि चैन ड्रिलिंग करने के बाद, ठीक है, चैन ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। बस सेम चीज है बच्चा, कुछ अंतर नहीं है, जो उसमें आपने समझ लिया इसमें भी वही जवाब दे देगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए ये सब चैन ड्रिलिंग है। चैन ड्रिलिंग का मतलब लगातार कुछ दूरी को छोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग होल कर देते हैं जाब में। अब इसमें तो कोई हमारे पास कोई ऐसा ये पूरा ठोस मेटेलिक है, तो इसमें कोई ऐसी धातु नहीं है, कोई ऐसा आसान तरीका नहीं जिसको आसानी से इसको काट के निकाला जाए। मशीनें बहुत होती हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, चैन ड्रिलिंग के माध्यम से इसमें अलग अलग होल कर लेते हैं, फिर एक होल को दूसरे होल से चीजल द्वारा बीच के मटेरियल को काट देते हैं। धीरे धीरे इसी तरह इसको काटते चले जाएंगे, इसको धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला भाग कट जाएगा पूरा और ये मटेरियल निकल जाएगा। ठीक, लेकिन यह जो चीजल का प्रयोग किया जा रहा है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये चीजल एक्चुअल में है क्या, इसी का तो नाम बताना है। तो इसमें जो प्रयोग किया जा रहा है वो है आपका वेब चीजल, वेब छेनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि किसी भी हैमर के फेस पर थोड़ी उत्तलता का मतलब उठा हुआ भाग ऐसे दिया जाता है ना, देख लीजिए इसका फिगर है।
ये होता है, ये वाला भाग क्या होता है आपका फेस होता है ना। इसी के चेहरे पर पूछा जा रहा है कि ये वाला जो एरिया है या भाग है इसको उत्तल बनाया जाता है, ठीक है, कन्वेक्सिटी बनाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे होंगे कि इसको थोड़ा क्यों उठा हुआ बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा आपका किनारे की खुदाई से बचने के लिए। क्यों, देखिए कार्ड देख लीजिए, जब इसको हम लोग क्या करते हैं उठा हुआ बनाते हैं, उत्तल आकार में बनाते हैं, तो ये वाले भाग को क्या करते हैं हम लोग कार्नर कर दे राउंड कर देते हैं, जिससे जब किसी जाप पर चोट मारी जाती है या लगाई जाती है तो कार्नर वाला भाग न होने के कारण उसके द्वारा कोई भी भाग कटता नहीं, कोई चोट नहीं लगता और खुरदुरा नहीं बनता। तो इसका जो सही आंसर उत्तल बनाने का किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर हैमर से रिलेटेड क्वेश्चन आ लेंगे। इस हथौड़ा का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए ये हथौड़ा मतलब हैमर ही होता है, ठीक। तो आपको एक चीज बताते हैं, देखिए ये हैंडल आपका हो गया, एक लाइन इस हैंडल का सीधी रेखा ये हो गई, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इसको कहा जाता है बच्चा क्रॉस पिन हैमर। क्या कहा जाता है, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। अगर यही वाला नुकीला भाग इसके अगर हैंडल के सीध में हो जाए तो उसको कहेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि इस हैमर का नाम क्या है, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रॉस पिन हैमर। क्यों, क्योंकि हैंडल से 90 अंश का कोण अगर कोई पिन बनाए तो उसको क्रॉस पिन में रखा जाएगा। अगर हैंडल से 180 डिग्री का कोण बनाए तो उसे स्ट्रेट पिन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये देखिए इससे और इससे ये लाइन जा रही है ऐसे, और इस हैमर की जो सेंटर लाइन आ रही है ये ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का हैमर है। तो पता आपको ये क्या होता है, इसको पिन कहते हैं, इसको फेस कहते हैं। तो ठीक है, इसका पिन क्या है 90 डिग्री पर हैंडल से, तो इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर या हथौड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाप की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक जाप ये है, अब हम लोग क्या करते हैं इस पर ये चीजर ऐसे यूज करते हैं। चिपिंग का मतलब ये ही होता है, ठीक, कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जब हैमर द्वारा इस पर चोट मारते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से चिप्स ऐसे कट के बाहर निकलता है ना, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष, मतलब कि ये जो इसका लाइन है अक्ष रेखा है, ठीक है, और जो ये जाप की रेखा है, ठीक है, इसके बीच का कोण कितना है, यही पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। तो इसको कहा जाता है कि कोण तो आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा चौथा होगा, डी होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को कि छेनी के अक्ष और जाप के सतह के अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसका नाम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। मतलब कि कोई जाप है, अगर इस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह टूटने से पहले मान लीजिए आखिरी सीमा में चली जाती है और लगता है कि आपको ये टूट जाएगी, से पहले कोई स्थायी, मतलब इसमें समझ लीजिए कि कोई स्थायी परिवर्तन या विकृति या दोष उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो वह प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता का अगर उसमें गुण है तो क्या करेगी, उसमें कोई स्थायी परिवर्तन या विकृति उत्पन्न नहीं, स्ट्रेन नहीं उत्पन्न होने देगी, और वह प्रॉपर्टी मटेरियल जो है वो टूट जाएगी आसानी से, लेकिन उसमें कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गहराई माइक्रोमीटर में x के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। अभी तो देखा होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे कैलकुलेशन किए। इसमें एक ऐसा कैलकुलेशन भी आया था जिसको मैंने पूरा इसलिए नहीं बताया कि आप इसको कैलकुलेट करके मुझे जवाब दीजिए, कि आंसर तो मैंने बता दिया लेकिन एक्चुअल में उसका सोल्यूशन क्या होगा आप उसको कमेंट में डालिए,
ठीक है, हमें कमेंट करिए, बताइए कि सर मुझे आ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि नहीं मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं इससे रिलेटेड आपको जो कैलकुलेशन करवाए हैं उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा रहा है, ये गहराई माइक्रोमीटर, इसके द्वारा किसी जाप की गहराई को शुद्धतम रूप में मापा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक्स वाले भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो भाग है इसको कहा जाता है लाख। एक चीज ध्यान दीजिए कैसे, जब इसको क्या करते हैं हम लोग थिम्बल को घुमाते हैं तो ये क्या करता है, स्पिंडल या बार, डेप्थ बार धीरे धीरे नीचे या ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन उस वाले फ्रेम में क्या होता था, जैसे ये फ्रेम होता था तो यहाँ पर एक लॉक बटन होता था जिसके माध्यम से स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको लॉक बटन दिया जाता है, जिसको टाइट करने पर क्या करते हैं हम लोग, ये स्पिंडल हमारा लॉक हो जाता है और हमें माप की सही शुद्धतम रूप पता चल जाती है। फिर हम उसको ले आके बाहर इसकी रीडिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको लॉक कहा जाता है एक्स वाले भाग को। ये थिम्बल है, स्लीव है, रेचेट एंड रेचेट स्टॉपर है, सेम चीज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट में हम लोग पहुंचने वाले हैं 30 क्वेश्चन के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 110 क्वेश्चन शुरू से इस वीडियो से देख के तैयार कर लिए तो मैं ये जानता हूँ कि 50 या 40 क्वेश्चन जो भी आपके सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं उसमें से 25 से 30% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सब बेसिक से संबंधित है लेकिन सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि क्यों हैंड टैप, हैंड टैप का मतलब देखा होगा जो हाथों द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसके लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। चैम्फर का मतलब होता है कि जैसे ये वाला भाग अगर है और मान लीजिए ये वाला भाग, ठीक है, अब देखेंगे ये कोई आयताकार ठोस वस्तु है, अब ये वाला भाग उभरा होगा, नुकीला समझ में आएगा आपको, ये वाला भी भाग, तो इसको क्या करेंगे फाइल द्वारा थोड़ा सा दबा दिया जाता है, राउंड कर दिया जाता है, इसी को चैम्फरिंग कहा जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसी तरह टैप भी होता है, टैप में उभरे हुए भाग के लीड पर जो लास्ट वाला भाग होता है वो लीड वाला भाग होता है, उसको क्या करते हैं, इसे चैम्फर करके डाउन कर देते हैं। क्यों किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है अनिलिंग के लिए, अनिलिंग अलाइनिंग, सॉरी ये देखिए हिंदी में गलत लिखा हुआ है, अलाइनिंग के लिए, मतलब ये होता है कि टैप को आसानी से उस छिद्र में बैठाया जा सके और चूड़ी आसानी से सही सेंटर पर काटा जा सके, इसीलिए उसको टैप पर चैम्फरिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, फिर से वही ड्रिलिंग मशीन आ गई। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम है, ड्रिल मशीन तो लगभग सेम दिखता है आपको, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा था, ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दे, इसमें देखिए इसी का महत्व होता है, क्या होता है इसी का महत्व, लंबाई अधिक है तो इसको पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलर टाइप, क्यों, क्योंकि बेस सब में होगा, बेस सब में होगा, वर्किंग टेबल सब में होगा। ठीक है, हेड, रैम, ठीक है, चक, स्पिंडल, मोटर, ये सब प्रक्रिया तो सब में होंगी, लेकिन इसके माध्यम से मोटा पतला हैवी ड्यूटी पिलर टाइप ड्रिल मशीन या पिलर टाइप में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, बड़े जॉब पर काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है, पिलर ड्रिलिंग मशीन है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। देखिए ये चीजें कोई विशेष नहीं है, पहली बात तो अभी तक आप लोगों ने मीट्रिक में सॉल्यूशन किया है कि नहीं मीट्रिक में, ठीक है, लेकिन इसमें मीट्रिक को हटाकर ये ब्रिटिश टाइप में माइक्रोमीटर को लाया गया है, जिसमें इसका अल्पतमांक जो होता है या इसमें जो माप ली जाती है वो इंच में ली जाती है। क्या ली जाती है, इंच में ली जाती है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आपको इसका कैलकुलेशन पूरा बताएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेम पैटर्न पर जो क्वेश्चन है, क्या है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस माप लेने का तरीका वही है, लेकिन कैलकुलेशन में mm की जगह इंच हो जाता है।
तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इसको सॉल्व कर सकता है कोई बच्चा, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर या सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। कारण ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि 110 क्वेश्चन आपको बताया गया माइक्रोमीटर से रिलेटेड, करीब 15 क्वेश्चन बताए गए रीडिंग पार्ट्स के बारे में, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कितनी तैयारी कर ली ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। इसलिए आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट करिए कि सर मुझे इसकी रीडिंग निकालनी आ गई है आपके वीडियो के माध्यम से, मैंने सब क्वेश्चन देखा है, मुझे इसकी आ गई है वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने देख लिया यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका आंसर सही होता है तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, और इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चों तक ये आसानी से पहुंच जाए। लेकिन जो बच्चा अच्छा करेगा तो सभी बच्चों को ये लगेगा कि नहीं, हाँ इस वीडियो से इस बच्चे ने अच्छा किया, रीडिंग अच्छा निकाला, ठीक, तो इससे क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो की पूरी तैयारी करेंगे। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। हम चलते हैं लास्ट हमारा, जो हम आपको बता दें कि यह चैनल सरस्वती ITI का यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है। जिसको कांटेक्ट करना है यूट्यूब पर जाके सरस्वती ITI चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे CBT एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन या के वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। अगर उनको कोई परेशानी है या कॉलेज से संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक का पेज भी है हमारे पास, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके अलावा जो कॉलेज की वेबसाइट है वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अगर बहुत समस्या आती है कोई प्रकार की, तो आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन को लेके। 30 क्वेश्चन को उसका आप वेट करिए, इंतजार करिए, और बाकी हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर आप इसको शेयर और लाइक करें, जिससे आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर लें। आप सभी का धन्यवाद।